नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अनुराधा उपन्यास का तृतीय अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बाहर आंगन में धीरे धीरे आदमियों की भीड़ इकट्ठी होती जा रही थी। उनको लेकर काम करना है, लेकिन आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। दरबान से कहकर सबको विदा कर दिया। फिर जब बैठक में अकेला बैठा ना रहा तो ना जाने क्या सोचकर सीधा अंदर चला गया। रसोई घर में बरामदे में चटाई पर अनुराधा लेटी हुई थी। उसके दोनों ओर लड़के कुमार और संतोष। महाभारत की कहानी चल रही थी। रात की रसोई का काम जल्दी से निपटाकर वह रोजाना शाम के बाद इसी तरह लड़कों के साथ लेटकर कहानियां सुनाया करती और फिर खिला पिलाकर कुमार को उसके बाप के पास भेज देती। चांदनी रात है। सघन पत्तों वाले आम के पेड़ के पत्तों की सेंधों से चंद्रमा की चांदनी छन छन कर उसके बदन पर, चेहरे पर पड़ रही थी। पेड़ की छाया में किसी आदमी को इधर आते देखा तो अनुराधा ने चौंक कर पूछा, कौन? मैं हूँ विजय। तीनों जने भड़बड़ाकर उठ बैठे। संतोष छोटे बाबू से अधिक डरता है। पहले दिन की बात अभी भूला नहीं। वह जैसे तैसे उठकर भाग गया। कुमार ने भी अपने मित्र का अनुसरण किया। विजय ने पूछा, त्रिलोचन गांगुली को आप जानती हैं? वह आज मेरे पास आए थे। अनुराधा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आपके पास? लेकिन वह तो आपके कर्जदार नहीं, लेकिन होता तो शायद आपको लाभ होता। मेरे एक दिन के अत्याचार का बदला आप और किसी दिन चुका सकती। अनुराधा चुप रही। विजय ने कहा, वह जता गए कि आपके साथ विवाह होना निश्चित है। क्या यह सच है? हाँ। आपने स्वयं भिखारिन बनकर उन्हें राजी किया? हाँ। अगर यही बात है तो बड़ी लज्जा की बात है। केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। आपके लिए क्यों? वही बताने के लिए आया हूँ। त्रिलोचन कह गए हैं कि मेरी ज्यादती से ही आज शायद आपने ऐसा प्रस्ताव रखा। कहते थे आपके लिए, कहीं और ठौर नहीं। आपने बड़ी अनुनय विनय से उन्हें राजी किया, नहीं तो इस बुढ़ापे में उन्होंने विवाह की इच्छा छोड़ दी थी। केवल आपके रोने धोने पर ही राजी हुए। हाँ, यह सच है। विजय, अपनी जाति मैं वापस लेता हूँ और अपने व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अनुराधा चुप रही। विजय कहने लगा, अब अपनी ओर से इस तरह प्रस्ताव को वापस ले लीजिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने वचन दे दिया। सब कोई सुन चुके हैं। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और इसमें नहीं उड़ाएंगे बल्कि और अधिक उड़ाएंगे। आपके बराबर के उनके लड़के लड़कियां हैं। उनके साथ लड़ाई झगड़ा होगा, घर गृहस्थी में उपद्रव उठ खड़ा होगा। स्वयं आपके लिए भी अशांति की सीमा नहीं रहेगी। इन सब बातों पर आपने विचार किया? अनुराधा ने बड़ी नरमी से कहा, विचार कर लिया। मेरा विश्वास है कि सब कुछ नहीं होगा। विजय दंग रह गया। बोला, वृद्ध है, कितने दिन जिएंगे आप आशा करती हैं? अनुराधा, पति की दीर्घायु संसार में सभी स्त्रियां चाहती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सुहाग लिए मैं पहले मर जाऊं। विजय को इस बात का उत्तर फिर भी नहीं मिला। स्तब्ध खड़ा रहा। कुछ पल इसी तरह स्तब्धता में बीत जाने के बाद अनुराधा ने विनीत स्वर में कहा, यह सच है कि आपने मुझे चले जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन उसके बाद किसी भी दिन आपने इस बात की चर्चा नहीं की। दया के योग्य मैं नहीं हूँ, फिर भी आपने दया की। इसके लिए मैं मन ही मन आपकी कितनी कृतज्ञ हूँ बता नहीं सकती। विजय की ओर से कोई उत्तर ना पाकर अनुराधा फिर कहने लगी, भगवान साक्षी है, आपके विरुद्ध मैंने किसी से भी कोई बात नहीं कही। कहने से मेरी ओर से अन्याय होता, मेरा कहना झूठा होता। गांगुली महाशय ने अगर कुछ कहा हो तो वह उनकी बात है, मेरी नहीं। फिर भी मैं उनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। आप लोगों का विवाह कब है? जेठ में तो बड़ी देर है। तब तो लगभग 1 महीना ही रह गया है ना? हाँ। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता शायद? विजय बहुत देर तक चुपचाप खड़ा है। फिर बोला, तो फिर मुझे और कुछ नहीं कहना, लेकिन आपने अपने भविष्य और जीवन के बारे में जरा भी विचार नहीं किया। मुझे इस बात का दुख है। अनुराधा, एक बार नहीं 100 बार विचार किया। यही मेरी दिन रात की चिंता है। आप मेरे शुभाकांक्षी हैं। आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए खोजने पर भी शब्द नहीं मिलते, लेकिन आप स्वयं ही मेरे बारे में सारी बातें सोच कर देखिए। पैसा नहीं, रूप नहीं, घर नहीं, बिना अभिभावक के अकेली गांव के अनाचार अत्याचारों से बचकर कहीं जा खड़े होने तक के लिए ठौर नहीं। उम्र हो गई है 23-24। उनके अतिरिक्त और कौन मेरे साथ विवाह करना चाहेगा? आप ही बताइए। फिर दाने दाने के लिए किसके सामने हाथ पसारती फिरूंगी?
यह सभी बातें सच है, इसका प्रतिवाद किया जा सकता है। 2-3 मिनट निरुत्तर खड़े रहकर विजय ने गंभीर वेदना के साथ कहा, ऐसे समय में क्या मैं आपका कोई भी उपकार नहीं कर सकता? कर सकता तो बड़ी प्रसन्नता होती। अनुराधा, आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है जो कोई नहीं करता। आपके आश्रय में मैं निडर हूँ। दोनों बच्चे मेरे चांद सूरज है, यही मेरे लिए बहुत है। आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मन ही मन आप मुझे भैया के अपराध की भागनी ना बनाकर रखिएगा। मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया। मुझे मालूम हो गया कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर विजय बाहर चला गया। कलकत्ता से कुछ साग सब्जी फल और मिठाई आदि आई थी। विजय ने नौकर से रसोई घर के सामने टोकरी उतरवा कर कहा, अंदर होंगी जरूर। अंदर से मीठी आवाज से उत्तर आया, आपको पुकारना भी कठिन है। हमारे समाज में होती तो मिस चटर्जी या मिस अनुराधा कहकर आसानी से पुकारा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो यह बात बिल्कुल नहीं चल सकती। आपके लड़कों में से कोई होता तो उनमें से किसी को अपनी मौसी को बुला दो कहकर अपना काम निकाल लिया जा सकता था, लेकिन इस समय वह भी फरार है। क्या कहकर बुलाऊं बताइए? अनुराधा दरवाजे के पास आकर बोली, आप मालिक ठहरे, मुझे राधा कहकर पुकारा कीजिए। विजय ने कहा, बुलाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मालिकाना अधिकार के जोर पर नहीं। मालिकाना अधिकार था गगन चटर्जी पर, लेकिन वह तो चंपत है। आप क्यों मालिक बनाने लगे? आपको किस बात की गरज है? अंदर से सुनाई दिया, ऐसी बात मत कहिए, आप मालिक ही हैं। मैं उसका दावा नहीं करता, लेकिन उम्र का दावा जरूर रखता हूँ। मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ, नाम लेकर पुकारूंगा, नाराज ना होइएगा। नहीं। विजय ने यह बात महसूस की कि घनिष्ठता पैदा करने का आग्रह स्वयं उसकी ओर से कितना ही प्रबल क्यों ना हो, किंतु दूसरे पक्ष की ओर से बिल्कुल नहीं। वह किसी भी तरह सामने नहीं आना चाहती और हमेशा संक्षिप्त लेकिन सम्मान सहित ओट में छिपे उत्तर देती है। विजय ने कहा, घर से कुछ साग सब्जी फल और मिठाइयाँ आदि आई हैं, इस टोकरी को उठाकर रख लीजिए, लड़कों को दे दीजिएगा। नहीं, सो मत कीजिए, मेरा रसोइया ठीक से रसोई बनाना नहीं जानता। दोपहर से देख रहा हूँ कि चादर तानकर पड़ा है, पता नहीं कहीं आपके देश में मलेरिया न धर लिया हो, बीमार पड़ गया है तो परेशान कर डालेगा। लेकिन मलेरिया तो हमारे यहाँ है ही नहीं। वह अगर ना उठा तो आपकी रसोई कौन बनाएगा? इस बेला की तो कोई बात नहीं, सवेरे विचार किया जाएगा, और कुकर तो साथ में है ही, कुछ ना हुआ तो नौकर से ही उसमें कुछ बनवा लूँगा। लेकिन तकलीफ तो होगी। नहीं, मुझे आदत पड़ी है। हाँ, लड़के को तकलीफ पाते देखता तो जरूर कष्ट होता, उसका भार तो आपने ले ही रखा है। वैसे क्या बना रही हैं इस बेला? टोकरी खोलकर देखिए ना, शायद कोई चीज़ काम आ जाए। काम तो आएगी, लेकिन इस बेला मुझे रसोई नहीं बनानी। नहीं बनानी क्यों? कुमार की देह कुछ गर्म सी मालूम होती है, रसोई बनाने पर वह खाने के लिए मचलेगा। उस बेले का जो कुछ बचा है उससे संतोष का काम चल जाएगा। दे गरम है? कहाँ है वह? मेरे बिछौने पर लेटा है, संतोष के साथ गपशप कर रहा है। आज कह रहा था बाहर नहीं जाएगा, मेरे पास ही सोएगा। विजय ने कहा, सोया रहे, लेकिन अधिक लाड़ प्यार पाने पर फिर मौसी को छोड़कर घर नहीं जाना चाहेगा, तब फिर एक नई परेशानी उठानी पड़ेगी। नहीं उठानी पड़ेगी, कुमार कहना ना मानने वाला लड़का ही नहीं। विजय, क्या होने से कहना ना मानने वाला था सो आप जाने, लेकिन मैंने तो सुना है वो आपको कम परेशान नहीं करता। परेशान करता है तो केवल मुझे ही ना, और किसी को तो नहीं। सो नहीं जानता, लेकिन मौसी ने मान लो सह लिया, लेकिन उसकी ताई जी तो सहने वाली नहीं, और अगर किसी दिन सौतेली में आ गई वह तो जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदत बिगड़ जाने से खुद उसी के लिए बुरा होगा। लड़के के लिए बुरी हो ऐसी भी माता आप घर में लाई ही क्यों? विजय, लानी नहीं पड़ती, लड़के का भाग्य फूटने पर विमाता अपने आप घर आ जाती है, तब उस खराबी को रोकने के लिए मौसी की शरण लेनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर वह राजी हो। अनुराधा, जिसकी माँ नहीं है मौसी उसे छोड़ नहीं सकती, कितने ही दुख में क्यों ना हो, पाल पोस कर बड़ा करती है। याद रखूंगा, कहकर विजय चला जा रहा था, फिर लौटकर बोला, अगर अभद्रता क्षमा करें तो एक बात पूछूं? पूछिए। कुमार की चिंता बाद में की जाएगी, कारण उसका बाप जीवित है। आप उसे जितना निष्ठुर समझती हो उतना वह नहीं है। लेकिन संतोष, उसके तो माँ बाप दोनों ही जाते रहे। नए मौसा त्रिलोचन के घर उसको ठौरना हुआ तो उसका क्या करेंगी? अनुराधा, मौसी के लिए ठीक होगा, बहनौत के लिए नहीं होगा। होना तो चाहिए, लेकिन जितना मैं उन्हें देख सकता हूँ उससे तो भरोसा नहीं होता। इस बात का उत्तर अनुराधा तत्काल ना दे सकी। सोचने में जरा समय लग गया, फिर शांत और दृढ़ स्वर में कहने लगी, तब पेड़ के नीचे दोनों के लिए ठौर होगा, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। विजय, बात तो मौसी के अनुरूप है, लेकिन इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह संभव है, तब उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। कुमार का साथी है, अगर कुमार बन सका तो वह भी बन जाएगा।
अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। विजय कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बाहर चला गया। 2-3 घंटे बाद संतोष ने आकर दरवाजे के बाहर से कहा, मौसी जी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। हाँ, कहकर संतोष चला गया। अनुराधा रसोई घर में आसन बिछा कर बैठी हुई थी। विजय आसन पर बैठकर बोला, रात आसानी से कट जाती है, आपने तकलीफ क्यों उठाई? अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रही। परोसी हुई चीज़ों में कोई अधिकता नहीं थी, लेकिन जतन से बनाए और परोसे जाने का परिचय हर चीज में झलक रहा था। कितने सुंदर ढंग से वह चीजें थी। खाते खाते विजय ने पूछा, कुमार ने क्या खाया? साबूदाना पीकर सो गया, लड़ा नहीं आज? अनुराधा हंस पड़ी, बोली, मेरे पास सोएगा इसलिए वह आज बिल्कुल शांत है, कतई नहीं लड़ा। विजय, उसके कारण आपकी झंझटें बढ़ गई हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। वह स्वयं आपकी गृहस्थी में चुपचाप आकर शामिल हो गया। मैं यही सोचता हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ। मालूम होता है उसके चले जाने पर आपको दुख होगा। अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, उसे घर ले जाने से पहले आपको एक वचन देकर जाना होगा। आपको इस बात की निगरानी रखनी होगी कि उसे किसी बात की तकलीफ ना होने पाए। लेकिन मैं तो बाहर रहूँगा, कामकाज के झंझटों में मैं अपने वचन की रक्षा कर सकूंगी, इस बात का भरोसा नहीं। तो फिर इसे मेरे पास छोड़ जाना होगा। आप गलती करती हैं और यह भी असंभव है। इतना कहकर विजय हंसता हुआ खाना खाने लगा। फिर खाते खाते बोल उठा, भाभी वगैरह आने की बात थी, शायद अब वह आएंगी नहीं। क्यों? जिस धुन में कहा था वह धुन शायद जाती रही। शहर के लोग गाँव गवाई की और जल्दी पाँव नहीं बढ़ाते। एक तरह से अच्छा ही हुआ मैं अकेला ही आपको असुविधा पहुंचा रहा हूँ। उन लोगों के आने से तो आपको और परेशानी होगी। अनुराधा ने प्रतिवाद करते हुए कहा, आपका यह कहना अनुचित है। घर मेरा नहीं, आपका है। फिर भी मैं ही सारी जगह घेरे बैठी हूँ। उनके आने पर बुरा मानो, इससे बढ़कर अन्याय और कुछ नहीं हो सकता। मेरे विषय में ऐसी बात सोचकर आप सचमुच ही अन्याय कर रहे हैं। कितनी कृपा आपने मुझ पर की है, क्या मेरी ओर से यही प्रतिदान है? इतनी बातें उसने इस ढंग से पहले कभी नहीं की। उत्तर सुनकर विजय हैरान रह गया। गांव की इस लड़की को उसने जितना अशिक्षित समझा था उतनी वह नहीं है। थोड़ी देर चुप रहकर अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोले, वास्तव में मेरा ये कहना उचित नहीं। जिनके विषय में ये बात उचित हो सकती है उनसे आप अधिक पढ़ी हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद ही मैं घर चला जाऊंगा। यहाँ आकर शुरू में मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन वह बिना पहचाने में। सचमुच संसार में ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जाने से पहले मैं अत्यधिक शर्मिंदगी के साथ क्षमा याचना करता हूँ। अनुराधा ने मीठे स्वर में कहा, क्षमा आपको मिल नहीं सकती। क्यों? अब तक जितना अत्याचार किया आपने उसकी क्षमा नहीं मांगी। कहकर वह हंस पड़ी। दीपक के मध्यम प्रकाश में उसकी हंसी भरे चेहरे पर विजय की नजर पड़ी। पल भर के लिए एक अज्ञात आश्चर्य से उसका समूचा हृदय डोल उठा। पल भर चुप रहकर बोला, यही अच्छा है, मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं। अपराधी के रूप में तो हमेशा याद आता रहूं। दोनों चुप रहे। 2-3 मिनट तक रसोई घर में सन्नाटा छाया रहा। फिर आप कब तक आएंगे? बीच बीच में आना तो होगा ही, हालांकि आपसे भेंट नहीं होगी। दूसरे पक्ष से प्रतिवाद नहीं किया गया। समझ में आ गया कि बात सच है। खाना समाप्त करके विजय बाहर जाते समय अनुराधा ने कहा, टोकरी में अनेक तरह की तरकारियां हैं, लेकिन अब बाहर नहीं भेजूंगी। कल सुबह भी आप यहीं भोजन कीजिएगा। तथास्तु, लेकिन समझ तो गई होंगी शायद औरों की अपेक्षा मेरी भूख अधिक है। अन्यथा प्रस्ताव प्रस्तुत करता तो कि सिर्फ सवेरे ही नहीं, निमंत्रण की म्याद और भी बढ़ा दीजिए। जितने दिन यहाँ रहूं आपके हाथ का ही खाकर घर जाऊं, यह तो मेरा सौभाग्य है। दूसरे ही दिन सवेरे सवेरे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ अनुराधा के रसोई घर के बरामदे में आ पहुंचे। उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाकर रख लिए। इसके बाद 3 दिन की बजाय 5 दिन बीत गए। कुमार बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इन कई दिनों में विजय ने दुख के साथ महसूस किया कि आतिथ्य में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिचय की दूरी वैसी ही अविचलित बनी हुई थी। किसी भी बहाने वह तिल भी निकट नहीं। बरामदे में भोजन के लिए स्थान बनाकर अनुराधा अंदर से ही ढंग से थाली लगा देती और संतोष परोसता। कुमार आकर कहता, बाबूजी, मौसी जी कहती कि मछली की तरकारी इतनी छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, जरा और खानी पड़ेगी। विजय कहता, अपनी मौसी से कह दो, बाबूजी को राक्षस समझना ठीक नहीं। कुमार लौटकर कहता, मछली की तरकारी रहने दो, शायद अच्छी ना बनी हो, लेकिन कल की तरह कटोरे में दूध पड़ा रहने से उन्हें दुख होगा। विजय ने सुनकर कहा, तेरी मौसी जी अगर कल कटोरे के बदले नान में दूध दिया करेगी तो भी ना पड़ा रहेगा।